अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। कोई भी जो एटम है उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब में उनको सबको स्पेसिफाइड किया जाता है 3 क्वांटम नंबर्स के थ्रू, एन, एल और एम। और हर इलेक्ट्रॉन जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, जिनमें 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर्स के सेट को इलेक्ट्रॉन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और हम इन चारों क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। आज हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एवरेज साइज़ को, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रॉन का। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिटरमिन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किसी गिवन ऑर्बिटल में। ठीक है, किसी भी गिवन ऑर्बिटल में अगर हम एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं। लास्ट में हम इसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन भी ड्रॉ करेंगे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर एन के थ्रू। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम रेडियल इक्वेशन भी कहते हैं और इसको आर इक्वेशन भी कहा जाता है। इस रेडियल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ड्राइव करेंगे। उसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। अब ये इक्वेशन क्या है, 1/r² डॉट d/dr। यहाँ पे डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इंटू r² डॉट dr/dr प्लस 8π² μ/h² इंटू e प्लस g²/4πε0r इंटू r माइनस बीटा r/r² दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये थी हमारे पास रेडियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने एक फैक्टर देखा है बीटा। बीटा जो है वो इक्वल होता है l इंटू l+1 के। सो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने बीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है। ये वाली वैल्यू जो बीटा की है इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है बीटा की जगह पे। बाकी सारी जो टर्म थी उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है 8π² μe/h², ये वाला जो फैक्टर है ये इक्वल होता है -α² के। ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे -α² के, क्योंकि ये सारा जो फैक्टर है ये α² की इक्वल होता है 8π² μe/h²। जब इसको रिप्लेस कर देंगे -α² से तो यहाँ पर पीछे r बचेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें 1/r² डॉट d/dr इंटू r² डॉट dr/dr प्लस 8π² μe/h² प्लस 8π² μg²r/h² इंटू 4πε0r माइनस l इंटू l+1 इंटू r/r² दैट इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में जस्ट हमने 8π² μe/h² को रिप्लेस कर दिया है। इस टर्म को हमने जस्ट रिप्लेस किया है -α² से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2.112। अब इस इक्वेशन में r जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का उसके न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। सो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये उस कंडीशन में वैलिड होगी कि जब हम r की स्मॉलर वैल्यूज़ लेंगे या फिर लार्जर वैल्यूज़ लेंगे। सो अगर हम r की स्मॉलर या फिर लार्जर वैल्यूज़ जब लेते हैं तो हमारे पास उसके लिए ये वाली फॉर्म होती है इस इक्वेशन की।
ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर जो है वो इस टर्म के इक्वल होता है, दैट इज़ 1/r² डॉट r² इंटू d² r/dr² प्लस 2r/r² डॉट dr/dr। तो इस इक्वेशन को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो 1/r² मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म से, ये वाला जो 1/r² है इसको हमने पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे r², इसको जब हम 1/r² को हम मल्टीप्लाई करेंगे r² इंटू d² r/dr² से, तो r का जो स्क्वायर है वो r² से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि r² जो है वो डिवीजन में भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। सो ये दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ये वाला r इस वाले r से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिवीजन में r² है, तो ये नीचे वाला जो r² है उसमें से एक r जो है ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 2/r बचेगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप देखें d² r/dr² प्लस 2/r डॉट dr/dr, ये हमारे पास टर्म जो है वो पीछे बचती है जब हम 1/r² को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी टर्म के साथ, पूरी इक्वेशन के साथ। सो हमारे पास अब ये जो वैल्यू आई है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है किस चीज़ की है, 1/r² डॉट d/dr इंटू r² डॉट dr/dr की। अब हमने ये करना है कि इस वैल्यू को, इस फैक्टर की ये जो हमने वैल्यू अभी फाइंड की है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2.112 में पुट करना है इस इक्वेशन में। सो हमने इस फैक्टर की जगह पे, इस फैक्टर की जगह पे ये वाली वैल्यू अपने पुट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन 2.113 आ जाएगी, जो कि इक्वल है d² r/dr² प्लस 2/r डॉट dr/dr माइनस α² r प्लस 8π² म्यू z² r/h² इंटू 4π∈r इंटू r माइनस l इंटू l+1 r/r² इक्वल्स टू 0। बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई है, बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई है, जस्ट इस फैक्टर को हमने रिप्लेस किया है 1/r² डॉट dr इंटू r² डॉट dr/dr। जस्ट ये वाला फैक्टर जो है इसकी जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है उसकी वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब चूँकि हमने बात की थी कि r जो है या तो बहुत स्मॉल होना चाहिए या फिर बहुत लार्ज होना चाहिए, अगर हम r जो है उसकी लार्जर वैल्यू ले रहे हैं तो जब r की वैल्यू लार्ज होगी तो जितनी भी टर्म्स में r डिवीजन में है वो 0 के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये सारी टर्म्स जो हैं नीचे वाली ये 0 के इक्वल हो गई हैं, जिसमें 2/r डॉट dr/dz ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम r की लार्जर वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो लार्जर वैल्यूज़ के लिए जहाँ पे डिवीजन में r है वो टर्म, वो फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह l इंटू l+1 इंटू r/r² भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और 8π² म्यू z² r/h² इंटू 4π∈r इंटू r ये फैक्टर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2.113 के 3 फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हो जाएंगे जिनकी डिवीजन में r है। सो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, जब इन फैक्टर्स की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास पीछे जो टर्म बचेगी वो होगी d² r/dr² माइनस α² r दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारे पास 2.113 इंटू ए वाली जो इक्वेशन है ये हमें मिल गई है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर हमने r वाली सारी टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल पुट कर दी हैं तो फिर यहाँ पे r क्यों है, ठीक है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा। सो इसका आंसर ये है कि अभी हमने बात की है कि हमने डिवीजन में जितने भी जगह पे r होगा, क्योंकि r की हम लार्जर वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो वो वाले फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। जस्ट हमने r की बात की है, सिंपल r की रेडियस की, लेकिन इस फैक्टर में क्या है, d² r/dr² में r जो है उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, उसके साथ डिफरेंशियल का साइन है, सिंपल r नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंपल r वाली जितनी भी टर्म्स थी उनको
ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया है, क्योंकि आर की हम लार्जर वैल्यूज़ ले रहे हैं। लेकिन जब आर के साथ डिफरेंशियल लगा हुआ है तो वो फिर एक डिफरेंट टर्म है, उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। अब चूँकि हमारे पास डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर माइनस अल्फा स्केयर आर इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाला हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो है ये हमें मिली है बाकी टर्म्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करने से। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन जो है वो ये वाली इक्वेशन है। 2.113a वाली इक्वेशन जो है इसको हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, और इसकी जो जनरल, इसका जो सोल्यूशन होता है जनरल, वो इक्वल होता है r इक्वल्स टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस अल्फा आर। r इक्वल्स टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस अल्फा आर जो है ये एक जनरल सोल्यूशन है। लेकिन जब हम अपनी कंडीशन जो हमने अप्लाइड की हुई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को यूज़ करना चाहें तो तब हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, इसमें से हम प्लस का साइन जो है वो रिमूव कर देंगे, तो ये इक्वेशन हम r इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। अब इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। सो हमने उन रूल्स को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डी ओवर डी आर। आर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने आर के रिस्पेक्ट इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2.115 को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, डी ओवर डी आर इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस एल्फा आर। ई रेज टू पावर माइनस एल्फा आर को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो है माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस एल्फा आर। जनरली जब हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होती जैसे कि 5 रेज टू पावर 10, तो हमने पावर को शुरू में लेके आना था, पावर में से एक टर्म कम करनी थी, 1 कम करना था और पावर के बगैर उसका डिफरेंशिएट लेना था। अब यहाँ पे चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम पावर में से कम नहीं करते, वो उसको जितनी बार भी हम डिफरेंशिएट करेंगे वो सेम ही आंसर देगी। जस्ट जो पावर की वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट टर्म बाहर आएंगी, लेकिन जो पीछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा सेम ही रहेगा। सो इसलिए जो पावर में अल्फ़ा था वो माइनस अल्फ़ा जो है वो स्टार्ट पे आ गया है, आर चूँकि फंक्शन है, तो इसलिए इसका जो डिफरेंशियल बनेगा वो होगा माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर। ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू आर। अब नेक्स्ट हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, चूँकि फर्स्ट टाइम जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर। जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फ़ा जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो साइड पे ही रहेगी। जब हम ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन हमें माइनस अल्फ़ा मिलेगा स्टार्ट पे, तो जो एक माइनस अल्फ़ा हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो एक और माइनस अल्फ़ा मिलेगा, तो वो फिर माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा फिर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर। सो सेकेंड डिफरेंशियल के बाद हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी अल्फ़ा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा आर। अब अपने सब्स्टिट्यूट करनी है ये वाली वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 2.113 में। अब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी डी स्क्वायर आर ओवर डी आर स्क्वायर की जगह पे हमने अल्फ़ा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा पुट किया है और बाकी सारी जो टर्म है वो एज इट इज़ आ गई है। उसके बाद हम अल्फ़ा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस ए आर और अल्फ़ा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस ए आर, ये प्लस किए एक माइनस किए, तो ये दोनों टर्म्स एक प्लस किए और एक माइनस किए,
और इनमें जो फिगर्स हैं वो सेम हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। पीछे हमारे पास बचेगा -2/r अल्फ़ा e⁻⁻⁴ माइनस l इंटू l+1 r/r² प्लस 8π² म्यू z e²r/a² इंटू 4πε0 इंटू r दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो फैक्टर r है, हमने पीछे बात की है कि वो इक्वल होता है e⁻⁻⁴ के। ठीक है ना, यहाँ पे हमने बात की है, यहाँ पे r किसके इक्वल होता है, e⁻⁻⁴। सो हमने इस इक्वेशन में e⁻⁻⁴ की जगह पे r पुट कर दिया है, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आई है वो है -2ar, और इसको हमने माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। सो जो फाइनल टर्म आई है -2 इंटू AR माइनस l इंटू l+1 ओवर r प्लस 8π² म्यू z² ओवर a² 4πε0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इस इक्वेशन से r जो है उसको कॉमन ले लेना है, तो r को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। r को हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, r इंटू -2α माइनस l इंटू l+1 ओवर r प्लस 8π² म्यू z² ओवर 8² इंटू 4πε0 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई है, इसमें हम r तो 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि r इक्वल हो 0 के। सो r जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है फिर जो बाकी टर्म है r के अलावा जो हमारे पास टर्म बच रही है वो 0 के इक्वल होगी। तो हमने पुट कर दिया है कि r जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो सारा 0 के इक्वल है। जब हम बाकी सारा फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको जब हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास, हमने पीछे बात की है कि r की हमने लार्जर वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, तो r की लार्जर वैल्यूज़ के लिए हमने कहा था कि जो डिवीजन में, जब जिन फैक्टर्स में डिवीजन में r होगा वो फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो l इंटू l+1 ओवर r जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी -2α प्लस 8π² म्यू z² ओवर a² 4πε0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो -2α जो है वो यहाँ पर माइनस का है, अगर हम उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाकर ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का 2α उधर जाके प्लस का 2α हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन में देखें, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, माइनस का 2α उधर जाके प्लस का 2α हो गया, तो अब 2 जो है वो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी डिवीजन के जब हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे उसको लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा। अब जब 2α जो है वो इधर आके डिवाइड होगा, तो ऊपर 8 है तो नीचे 2 होगा, 8/2, तो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो है वो 4 आ जाएगा, और हमारे पास जो टर्म बनेगी वो होगी अल्फ़ा इक्वल्स टू 4π² म्यू z² ओवर 8² इंटू 4πε0। अब चूँकि हमने पीछे बात की थी कि जो -α² है वो इक्वल होता है 8π² म्यू e ओवर h² के, पीछे हमने इस फैक्टर की बात की थी कि ये वाला जो सारा फैक्टर है ये -α² के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा तो मौजूद है, लेकिन हमें -α² चाहिए, क्योंकि हमने एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है ना। स्टार्ट पे हमने बात की थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एनर्जी की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
गिवन ऑर्बिटल में फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं। सो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए ताकि हम रिप्लेसमेंट कर सकें उस टर्म की। सो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बनाने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2.118 को 8 में हमने अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है ना। इस पूरी इक्वेशन का इक्वालिटीज़ के दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेंगे और उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्क्वायर लेंगे और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो होगी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर म्यू जी स्क्वायर ओवर 8 स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा और अल्फ़ा का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इस इक्वेशन में आप देखें कि जब हमने अल्फ़ा स्क्वायर बना लिया तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, यहाँ पे हमने माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है और ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर लिया था ना, इसके स्क्वायर को हमने ओपन नहीं किया, हमने जस्ट अल्फ़ा के स्क्वायर को ओपन किया और उसको अल्फ़ा स्क्वायर में कन्वर्ट करके माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हमने अपनी फाइनल इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया। अब चूँकि हमने यहाँ पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, इस इक्वेशन में देखें 8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर 8 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अब हमने स्क्वायर को ओपन करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सो 16 आ जाएगा। पाई का स्क्वायर है यहाँ पे और पाई स्क्वायर का जब हम अगेन स्क्वायर लेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 4, पाई की जो पावर है वो 4 आ जाएगी और म्यू जो है उसका स्क्वायर लें तो म्यू स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जी का स्क्वायर और ई की पहले हमारे पास पावर 2 है तो अगेन उसका स्क्वायर लेंगे तो ई की पावर 4 आ जाएगी। सिमिलरली डिवीजन में एच की पावर 4 आ जाएगी और 4 पाई एप्सिलॉन आर जो है उसका होल स्क्वायर, उसकी पावर्स को हमने ओपन नहीं किया। अब जब हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हमने चूँकि ई के लिए एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है तो ई की जो टर्म है, ई वाला जो फैक्टर है इस इक्वेशन में जो ई वाला फैक्टर है उसको हम यहीं पे रखें और बाकी सारी जो टर्म है उसको हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं। एच स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 पाई स्क्वायर म्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड होंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली इक्वेशन हमें मिलेगी, ई इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर म्यू जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 ओवर 8 स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है ये उस केस में होगी कि जब हमारे पास n जो है वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जब हमारे पास n 1 के इक्वल होगा तब हमारे पास जो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होगा वो ये वाला होगा, ये वाला एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जब हमारे पास n की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो तो तब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ई इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर म्यू जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 ओवर n स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर। That's our final expression for energy determination. Thank you.